Hello everyone, welcome to another video of CSI and जून 2020 पार्ट सी। तो इस जून 2020 का दूसरा पेपर है। दोपहर हमने पार्ट बी के सोल्यूशंस डिस्कस किए थे। अब हम पार्ट सी के सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे जून 2020 के लिए। ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। ओके, सो मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट सी में वैसे 6 क्वेश्चंस आते हैं, मगर इस पेपर में से 5 क्वेश्चंस ही आए थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में बोला था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ए अल्फा बिलोंगिंग टू आर, यानी रियल नंबर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चंस का पढ़ना ध्यान से कि ट्रू पूछा है या नॉट पूछा है। अगर अल्फा क्यूब अलजेब्रिक है तो अल्फा अलजेब्रिक हो। अल्फा ऐसा हो सकता है कि अलजेब्रिक हो क्यू रूट टू के ऊपर, मगर क्यू के ऊपर अलजेब्रिक ना हो। या अल्फा ज़रूरी नहीं अलजेब्रिक हो किसी भी सब फील्ड के ऊपर रियल, या एक ऐसा अल्फा होगा जो अलजेब्रिक नहीं होगा और क्यू रूट। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि अगर अल्फा क्यूब अलजेब्रिक है तो अल्फा क्यूब है। अल्फा क्यूब अलजेब्रिक मतलब एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है वो ओवर क्यूब। ठीक है, मतलब क्यू ऑफ अल्फा क्यूब इज 0, तो यानी इस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख रहे हैं, मतलब अल्फा की पावर्स में बना रहे हैं ऐसे इंक्रीजिंग पावर्स में, और बाकी जो पावर्स हैं वो उन्हें कोएफिशिएंट में एंटर, तो हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन अल्फा स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस ए टू अल्फा पावर फोर ऑफ अल्फा स्क्वायर, इस तरह ए एन अल्फा पावर टू ऑफ ए एन। तो अल्फा की पावर्स में पॉलिनोमियल बन गई क्यू एक्स, तो जिसका रूट है अल्फा, तो अल्फा भी अलजेब्रिक हो गया। अलजेब्रिक की डेफिनेशन तो ऑप्शन ये हो गया। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि अल्फा नीड नॉट बी अलजेब्रिक ओवर एनी सब फील्ड ऑफ। अब ये करें क्यों, क्योंकि अल्फा खुद एक रियल नंबर है तो उसे अलजेब्रिक होना ही पड़ेगा वो रियल नंबर, ऐसा हो ही नहीं सकता वो अलजेब्रिक ना हो, क्योंकि रियल भी एक सब फील्ड है वो। तो इसे सी ऑप्शन में। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक ऐसा अल्फा होगा जो अलजेब्रिक ना हो ओवर क्यू रूट माइनस वन, तो ऐसा अल्फा हम लिख सकते हैं पाई, वो क्यू रूट माइनस वन के ऊपर अलजेब्रिक नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर 2 कि अल्फा क्यू रूट टू के ऊपर अलजेब्रिक ना हो मगर क्यू के ऊपर अलजेब्रिक हो, ऐसा हो सकता है नहीं। ठीक है, तो अल्फा अलजेब्रिक है क्यू रूट टू के ऊपर, मतलब अल्फा एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स का। ठीक है, एक पॉलिनोमियल का ओवर क्यू रूट टू। अब हम क्या कर रहे हैं, जी एक्स दूसरी पॉलिनोमियल ले रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स के कोएफिशिएंट्स को ऐसे रखते हैं, बस रूट टू की जगह माइनस रूट टू से चेंज कर देते हैं। ठीक है, और एच एक्स लेते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स। तो एच एक्स चेंज नहीं होगा अगर हम रूट टू को माइनस रूट टू से चेंज करें, क्योंकि जस्ट पॉलिनोमियल स्वैप हो जाएंगे, एफ एक्स जी एक्स बन जाएगा, जी एक्स एफ एक्स बन जाएगा, जस्ट स्वैप करेंगे। ठीक है, एच एक्स एक पॉलिनोमियल हो जाएगा विद द रैशनल कोएफिशिएंट्स, तो अल्फा एक रूट हो जाएगा, एफ एक्स का है तो एच एक्स का भी रूट हो जाएगा। ठीक है, और ये अलजेब्रिक हो जाएगा ओवर क्यू, तो यानी अगर अलजेब्रिक ओवर क्यू रूट टू है तो अलजेब्रिक ओवर क्यू भी होगा। तो सेकंड ऑप्शन फॉल्स है कि क्यू रूट टू के ऊपर हो सकता है वो क्यू टू का, तो इसलिए इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। अब आंसर की में आपको ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट दे रखा है, वो गलत है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये मिसप्रिंट है वहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बेसिक डेफिनेशन यूज़ करना था या फिर काउंटर एग्जाम्पल यूज़ करना था, ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ बोला है एक पॉजिटिव इंटीजर एनक्लेव फाई एन यूलर फाई फंक्शन है, आपको पता है क्या होता है फिर। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एन ग्रेटर देन। ठीक है, कि फाई एन कभी भी एन को डिवाइड नहीं करेगा, ये अगर करता है तो ऐसे इंटीजर्स होंगे कि एन एक्स प्लस एक्स वाई वन हो, या कम से कम 2 प्राइम फैक्टर होंगे मैक्सिमम, या फाई एन को डिवाइड करेगा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा नहीं, सिंपल फाई एन की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो हो सकता है। ठीक है, पहले हम काउंटर लेते हैं, एन लिया हमने 4, एन 4 लिया तो 5 4 क्या होता है, 4 टाइम्स 1 माइनस 1/2, क्योंकि प्राइम फैक्टर इसका 2 ही है तो हो जाएगा 2। 5 4 है 2 और वो डिवाइड करता है 4 को, तो पहला ऑप्शन जो कहता है कि 5 नेवर डिवाइडेड वो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन एन 4 सेम एग्जाम्पल लिया, 5 को डिवाइड कर रहा है। अब एन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू 1, ये क्या हो जाता है, 4x प्लस सिक्स वाई इज 1। अब ये डायोफेंटाइन इक्वेशन है, और डायोफेंटाइन इक्वेशन के सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं, जब जो दोनों कोएफिशिएंट्स का जीसीडी है वो डिवाइड करे जो इक्वालिटी के उधर वाला से इंटीजर सोल्यूशन। तो यहाँ 4 और 6 का जीसीडी है 2 और 2 1 को डिवाइड ही नहीं करता, तो यानी इंटीजर सोल्यूशंस होंगे ही नहीं इसके, तो ऑप्शन भी तो फॉल्स है। फाइव डिवाइड करता है तो ऐसे इंटीजर्स होंगे, ये बात नहीं। तो काउंट एक ही काउंटर से 2 ऑप्शन हो गए डिस्कस। अब बचे 2, इनमें हम डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हमने एन ले लिया, पी वन पर आर वन, पी टू पर आर टू, पी एन पर आर एन, जहाँ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम्स है। ठीक है,
फाई एन क्या हो जाता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरह लिख सकते हैं, एलसीएम लिया तो इस तरह लिख सकते हैं। और अब एन की वैल्यू में ये है पी वन बाई आर वन, और डिवाइड में पी वन है तो एक पावर्स में एक एक कम हो जाएगी, इस तरह लिख सकते हैं फाई एन। अब फाई एन अगर डिवाइड करता है एन को, तो मतलब ऐसा है कि इंटीजर आर होगा कि एन को हम आर फाई एन लिख सकते हैं। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, एन की जगह वैल्यू डाल दी, आर डाल दिया और आर निकाल दिया। अच्छा, अब होगा क्या, अब अगर सारे के सारे प्राइम ऑड प्राइम यानी इवन प्राइम टू है ही नहीं, तो क्या चीज़ होगी, तो ये सब ऑड, तो ऊपर वाला ऑड और नीचे वाला क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर्स। और उस केस में आर एक इंटीजर नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर सारे ऑड नंबर नीचे सारे इवन नंबर, तो कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो आर एक इंटीजर नहीं है, जबकि आर क्या है, एक इंटीजर। तो यानी अच्छा दूसरा केस, अब अगर एक टू हो गया, एक टू हुआ तो बाकी सबको ऑड ही होना पड़ेगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर में एक ही टू का फैक्टर होगा, जबकि डिनोमिनेटर में बहुत सारे टू के फैक्टर्स होंगे क्योंकि बहुत सारे इवन नंबर्स हैं, तो फिर से आर एक इंटीजर नहीं। तो आर को इंटीजर होने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर होने चाहिए, जिसके केस में वो दिक्कत नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर दो भी प्राइम फैक्टर होंगे तो नीचे दो टू आ जाएंगे, ऊपर सिर्फ एक ही टू। पर अगर सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर होगा तो उस केस में हमें दिक्कत नहीं, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो एटमोस्ट हो सकते हैं वो दो ही प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम पे कितने प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, दो प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम पे मैक्सिमम दो ही प्राइम फैक्टर हो सकते हैं कि लाइक टू एंड थ्री, अगर हम बोले तो मैक्सिमम टू और थ्री हो सकता है। तो उसके लिए वन और टू हो जाएगा, तो एक से कैंसिल, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री। तो दो ही प्राइम फैक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए ऑप्शन सी है करेक्ट। लास्ट ऑप्शन है फाइव एन डिवाइड फाइव, तो हमने के ले लिया क्यू वन पावर टी वन, क्यू टू पावर टी टू, फिर क्यू जेड पावर टी जेड, या जे भी डिस्टिंक्ट प्राइम। तो एन इंटू के को हमने इस तरह से लिखा, ठीक है, जहाँ सी आई आर एक्स से बड़ी। तो फाइव एन की डेफिनेशन लगाई, एल सी एम या फिर से कट किए, तो इस तरह। अब फाइव एन जो है वो ये, अब ये चीज़ जो है वो फाइव एन की को डिवाइड करेगी, क्यों, क्योंकि ये सारे प्राइम्स जो है ऑलरेडी इसमें आ रहे हैं, तो वो डिवाइड करेंगे। और दूसरा ये जो पावर्स है प्राइम की, ये इन प्राइम्स के पावर डिवाइड करेंगे, क्योंकि एन के में और ज़्यादा प्राइम्स आ रहे हैं, उतने प्राइम्स के साथ और प्राइम्स मिल गए तो कम प्राइम्स जो है वो ज़्यादा को डिवाइड करेंगे ही। तो इसलिए फाइव एन की को डिवाइड करेगा फॉर एवरी पॉसिबिलिटी जगह, क्योंकि जो सी आईज है यहाँ पे बड़ी है आर आई फॉर ऑल, तो इसलिए लास्ट ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। इसे अगर आप डेफिनेशन से करेंगे और एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह एलसीएम लेके किया, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें भी हमारे दो ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो हमेशा काउंटर एग्जाम्पल सोचिए, ऑप्शन डिस्कार्ड करने को एंड प्रूफ करने के लिए डेफिनेशन बेस्ट। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, अगर आपने डेफिनेशन पता है ना भाई तो उसी से करके करना था, कुछ और। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम गिवन है कि पी 2019 से बड़ा एक प्राइम नंबर है और एक पोलिनोमियल एफ एक्स गिवन है, तो कितने रूट्स पॉसिबली एफ के पास फाइनाइट फील्ड एफ के में हो सकते हैं, जीरो टू थ्री या फिर सिक्स। अच्छा, एफ भी पता है, जीरो से पी माइनस वन एलिमेंट्स होते हैं, एफ एक्स इक्वल, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ पी स्टार से एफ पी स्टार तक, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेटिव होमोमॉर्फिज्म है, क्लियरली देख सकते हैं। कर्नल में क्या एलिमेंट है, कर्नल में वो आएंगे जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो, यानी जीरो और पी माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब क्या चीज़ है, अब अगर जो है एफ की जो इमेज है उसमें अगर थ्री एलिमेंट आए, मतलब थ्री इसकी इमेज में आया, तो दो प्री इमेजेस होंगी, क्योंकि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री है तो माइनस ए का स्क्वायर भी तो थ्री होगा। इसी तरह 673 और 2019 के लिए जो कि यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए हमने इस हिसाब से एक्स स्क्वायर फंक्शन, तो मतलब कि अगर एक का रूट है तो दो सॉल्यूशंस हम पे होंगे, मतलब एक सोल्यूशन है तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाला हो जाएगा, यानी कि आपके सॉल्यूशंस इवन नंबर होंगे। तो जीरो टू फोर या फिर सिक्स, या तो सारे के सारे, या चार या दो या फिर एक भी, इतने ही सोल्यूशन होंगे। तो ऑप्शन सी जो कहता है तीन सोल्यूशन होंगे, वो ऑप्शन होगा करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, अगर किन्हीं दो के पास सॉल्यूशन है या रूट है तो तीसरे के बाद, जैसे अगर ए स्क्वायर थ्री के कॉन्वेंट, बी स्क्वायर 673 कॉन्वेंट है, तो ए इंटू बी का होल स्क्वायर कहेंगे तो 2000, थ्री और 2019 तो बी ए इनवर्स का स्क्वायर करेंगे तो 673 हो जाएगा, और 673 और 2019 करेंगे तो बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर से 3।
मतलब कि सोल्यूशन अगर दो के पास सोल्यूशन है तो तीसरे के पास ऑटोमेटिकली, मतलब या तो दो होंगे सोल्यूशन या से इधर छः, चार सोल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि चार होते ही छठा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी 0 2 या फिर 6 सोल्यूशन। दूसरी चीज़, अगर अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें नोट करना है कि अगर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ए और बी क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो है तो उनका प्रोडक्ट एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो है। मतलब कि अगर एक्स स्क्वायर कॉन्वेंट टू ए मॉडुलो एन है, एक्स स्क्वायर कॉन्वेंट टू बी मॉडुलो एन के पास कोई सोल्यूशन नहीं, तो एक्स स्क्वायर कॉन्वेंट टू ए बी मॉडुलो एन के पास सोल्यूशन है, यानी इनके प्रोडक्ट के पास सोल्यूशन। तो अगर इनमें से किन्हीं दो के पास सोल्यूशन नहीं हुआ तो तीसरे के पास ऑटोमेटिक, जैसे अगर 3 और 673 के पास नहीं हुआ सोल्यूशन तो इनका प्रोडक्ट 2019 के पास होगा, 3 और 2019 के पास नहीं है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो उसके पास सोल्यूशन होगा। तो यानी कि जो सोल्यूशन होंगे वो या तो दो होंगे या तो छः, जीरो सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे दो या फिर छः का ही ऑप्शन बनता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, इससे ज़्यादा हम इन दोनों में से ही कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सिंपल फाइनाइट फील्ड को यूज़ किया और फंक्शन डिफाइन करके ये देखा, एक रिजल्ट यूज़ किया क्वाड्रेटिक मॉडल। ये रिजल्ट नंबर थ्योरी का रिजल्ट है, नंबर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, और बाकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके आप ये रिजल्ट याद, इस क्वेश्चन से आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। अब आगे कभी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको रिजल्ट पता है, क्योंकि रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। इसमें आपको एक साइक्लिक ग्रुप था ऑर्डर 8 का, और एच एक S5 है कॉम्पिटिशन ग्रुप ऑन 5 सिंबल्स। तो पूछे कौन से स्टेटमेंट नेसेसरीली ट्रू, यानी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जी से एच तक पे पूछे क्वेश्चन कि नॉन ट्रिवियल है या नहीं, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव है या नहीं, ये कितनी ही डिफरेंट है वो पूछे, ठीक है। अच्छा, जी हमने ले लिया, जी Z8 है, HS5 है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे Z8 के, हम जानते हैं टॉइड से डिटरमाइन करते हैं, यानी टॉ 2 वो आ जाएगा 3 + 1 यानी 4। अच्छा, Z8 साइक्लिक है तो सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, तो यानी चार सब ग्रुप नॉर्मल कौन से होंगे, 0 2 से जनरेटेड, 4 से जनरेटेड है, और जी। अच्छा, 5 जी से 8 तक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं, और कर्नल 5 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से जी मॉड कर्नल का आइसोमॉर्फिक होगा 5G के, जो एक सब ग्रुप है, यहीं से हम डिफाइन करते हैं। अब कर्नल के पास चार चॉइस है, जो कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप है Z8 का, अब वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 या फिर जी, इनमें से कुछ पॉसिबिलिटी होगी। पहले लेते हैं 0, तो Z8 मॉड 0 आइसोमॉर्फिक टू Z8, ये आइसोमॉर्फिक टू 5G होगा, जो सब ग्रुप होगा S5। मतलब कि S5 के पास ऑर्डर 8 का एक सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब ऑर्डर 8 का एक एलिमेंट होना चाहिए, पर S5 के पास ऑर्डर 8 का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर कर्नल 5 सिंगलटन 0 नहीं, यानी इसमें कोई होमोमॉर्फिज्म नहीं है जिसकी कर्नल सिंगलटन। अब अगर 2 से जनरेटेड वाली हुई तो Z8 मॉड जनरेट बाई 2 आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा, यानी 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे S5 के पास। अब S5 के पास 25 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के, हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स उतने होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगे ऑर्डर 2 के केस में, तो 25 होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगे, 25 होमोमॉर्फिज्म हो गई। तो जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा था कि कोई भी नॉन ट्रिवियल नहीं होगी, वो गलत हो गया, और जो लास्ट ऑप्शन है कि जो 20 से ज़्यादा डिफरेंट होंगी, वो ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो दो ऑप्शन यहीं पे हो गया हमारे सवाल। अब चलते हैं आगे। तीसरा केस, कर्नल को बॉक्स 4 ले लो, जनरेटेड बाई 4, तो Z8 मॉड बॉक्स 4 हो जाएगा Z4। अच्छा, जो सब ग्रुप केस में हो, और Z8 के केस में Z1 मिल जाएगा। तो सारी होमोमॉर्फिज्म से हम देख सकते हैं इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव हमें कहीं नहीं मिला। कैसे, यहाँ तो कोई होमोमॉर्फिज्म है, इसके केस में हमारा कर्नल क्या है, इंजेक्टिव के लिए सिंगलटन 0 होना चाहिए, तो सिंगलटन 0 की ये केस थी, तो इंजेक्टिव नहीं है। और सर्जेक्टिव के लिए हमें पूरा S5 मिलना चाहिए, यहाँ हमें Z2 मिल रहा है, यहाँ Z4 और यहाँ Z1, S5 कहीं मिल ही नहीं रहा, तो ना सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है और ना ही इंजेक्टिव। तो जो ऑप्शन बी एंड सी थे, जो कहते थे कोई इंजेक्टिव कोई सब्जेक्टिव है, वो भी कर, तो ऑप्शन बी सी एंड ऑप्शन डी तीनों ही ऑप्शन इसके। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे पूछा गया था ये, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अच्छे से करा हुआ है तो। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस पेपर के, जिसमें गिवन था आपको m और n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए GCD उनका GCD डिनोट कर रहे हैं, m स्ट्रिक्टली n से बड़ा है, इस तरह की GCD m और n का हुआ, तो कौन से ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। GCD m - n + n का एंड m का प्राइम डिवाइड,
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया हमने, m5 लिया n थे, m ग्रेटर देन n है, GCD इनका 1 है, तो m माइनस एन और m प्लस एन का GCD क्या होगा 2, 1 नहीं है तो ऑप्शन है गलत, जो कहता है 1। दूसरे ऑप्शन में कहता है कि GCD कैन हैव अ प्राइम डिवाइस, प्राइम डिवाइजर हो सकता है ना, इस केस में प्राइम डिवाइजर 2 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। तीसरा ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट nx माइनस my is, अभी फिर से डायोफेंटाइन इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा GCD m और n का 3 को डिवाइड करें, और GCD m और n का 1 गिवन है, 1 3 को डिवाइड करता है, तो यानी सॉल्यूशन होंगे, तो ऑप्शन सी। तो डायोफेंटाइन पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020, ठीक है, एक पीछे देखा था और एक सिंपल एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, कब एग्जिस्ट करेंगे सॉल्यूशन। और लास्ट ऑप्शन है GCD ऑड प्राइम हो सकता है, तो देखो GCD मान लिया कोई D है, D ऑड प्राइम, तो D इन दोनों को डिवाइड करेंगे, GCD की डेफिनेशन से डिवाइड करता है, तो इंटीजर्स आर और ऐसे होंगे कि m प्लस एन आर डी एम माइनस एम और एन की वैल्यू निकालें। अब m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है और d एक ऑड प्राइम है, तो 2 जो है वो d को डिवाइड तो नहीं करेगा, मतलब r प्लस एस को करेगा और r माइनस एस को करेगा, ठीक है, तो GCD क्या हो जाएगा m और n का उस केस में d, क्योंकि d दोनों में कॉमन है और वो 1 नहीं क्योंकि ऑड प्राइम, कॉन्ट्रडिक्शन, जबकि GCD हमें क्या गिवन था 1, तो इसलिए ऑड प्राइम नहीं हो सकता, लास्ट ऑप्शन है, तो इसलिए इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सिर्फ काउंटर एग्जाम्पल से ही हमने ऑप्शन स्टार्ट कर दी, और बेसिक सा इजी से क्वेश्चन में से एक भी ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं ऐसा देखने को मिला जो डेफिनेशन से नहीं हो सकता, रिजल्ट से नहीं हो सकता, जो डायरेक्ट उसमें यूज हो, कुछ भी अलग नहीं है, कोई भी हाई प्रोफाइल क्वेश्चन नहीं पूछा। ओके, तो सारे सॉल्यूशंस आए आप समझ में आए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। Don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to the channel Crack It. And I'll see you soon again in a very next video. Okay, so thank you very much and all the very best.